स्वागत है आप सभी का हिंदी कक्षा में। आज हिंदी कक्षा में बेटा आज हमारा जो विषय है वो रहेगा समास। समास का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास 9, 10th, 11, 12th की जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और जो भी आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। समास का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, ठीक है। संक्षिप्त यानी कि छोटा करना, संक्षिप्त अर्थात छोटा करना। क्यों? जब दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं बेटा, जब वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटा करते हैं। तो छोटा करने की प्रक्रिया को जो हम कहते हैं समास कहते हैं, या फिर हम उसको समस्त पद कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन यानी परिभाषा, समास की दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, आप लोगों का ध्यान नहीं है, मुझे ऐसा लगा वीडियो ऑन करने के बाद भी। चलिए देखो सामने, तो समास और समस्त पद। समास में दो ये चीज़ें होती हैं, ये होती क्या है ये जानते हैं, ठीक है। समास को ही समस्त पद कहते हैं, ठीक है। और समास के अंदर बेटा दो पद होते हैं, उन दो पदों को जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि दो पदों के द्वारा ही हम जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, और उस नए शब्द बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास या समस्त पद कहते हैं, ठीक है। तो समास या समस्त पद के अंदर दो पद होते हैं जिनको हम दो नामों से बुलाते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद। पूर्व पद और हमारा उत्तर पद, ठीक है। यानी कि मैंने आपको एक दिया शब्द राजपुत्र, ठीक है। राजपुत्र यानी राजा और पुत्र। पूर्व पद इसमें राजा हुआ और दूसरा पद यानी उत्तर पद इसमें पुत्र हुआ। जब पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर यानी एक नए शब्द का निर्माण किया गया तो वो कहलाया राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र इस शब्द को कहने की बजाय मैंने बोल दिया राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। तो सबसे पहले हमने जाना कि समास की डेफिनेशन, फिर हमने जाना समास के अंदर दो पद होते हैं जिनको हम किन नामों से बुलाते हैं। तो वो एक होता है पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। उसके माध्यम से जब हम एक नए समास यानी नया समस्त पद बनाते हैं नया, तो उसे कहते हैं हम समास। मैंने कहा नीली गाय, नीली है जो गाय तो नील गाय, नीली है जो गाय को मैंने छोटा किया तो नील गाय। नीली जो है पूर्व पद और जो है गाय जो है उत्तर पद है इसमें। अब हम जानते हैं आगे कि देखिए ध्यान से इधर देखेंगे, जो समस्त पद होता है हमने जाना दो पद जब मिलते हैं यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलते हैं तो समस्त पद का निर्माण होता है, ठीक है। और समस्त पद का निर्माण करने के बाद जब हम उसको खोल के लिखते हैं यानी कि उसका विग्रह करते हैं यानी उसको तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाया, ध्यान से देखेंगे इधर। समस्त पद मैंने बुलाया नील गाय, नील गाय यानी कि जब विग्रह किया तो आया हमारा नीली है जो गाय, नील गाय अर्थात नीली है जो गाय। फिर मैंने कहा ऋषि पुत्र यानी ऋषि का पुत्र। समास विग्रह होता है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया को, जैसे मैंने बताया समस्त पद या समास बुलाते हैं। ऐसे ही उन समस्त पदों को पूर्व पद और उत्तर पद से बने हुए नए शब्द को तोड़ने की प्रक्रिया को बेटा हम समास विग्रह कहते हैं। इतना हमने जाना। आगे अगले पेज पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि समास के हमारे जो भेद होते हैं वो कुल मिलाकर होते कितने हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बहुत आसान और सही, बहुत शॉर्ट
ट्रिक से बता रही हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है। इसमें आपको गहराई से भी चीज़ें पता चलेगी और आपको पता चलेगा हमें करना किस तरीके से है, तोड़ना किस तरीके से है। सबसे पहली बात तो ये समास जानना, समास पढ़ना बेटा बहुत ही आसान तरीका है अगर हम ध्यान से उसको समझते हैं। हमने पदों के बारे में जाना, हमने पीछे समासपद, समास विग्रह के बारे में जाना, अब हम जानते हैं समास के भेद कितने होते हैं। तो जो समास के भेद होते हैं वो होते हैं कुल मिला के 6 होते हैं, ठीक है। अब 6 समास के भेदों में हम सबसे पहले अगर पढ़ते हैं पूर्व पद, माफ़ कीजिए, अव्ययी भाव समास। समास का पहला जो भेद है उसमें जो है हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास के अंदर ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। अव्ययी यानी आगे देखो अव्यय लिखा है, अव्ययी भाव यानी कि अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन जिसमें पूर्व पद अव्यय हो और जो है संपूर्ण जो है पद जो है एक अव्यय का काम करे जब वो आपस में जुड़ते हैं। अब पहली बात आ गई कि अव्यय कहते किसे हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय और अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, यानी कि ना तो वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बन सकते, ना ही वो एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अव्यय शब्द। यहाँ देखो बेटा एक बार ध्यान से देखना, एक बार इसमें लिखा है प्रतिदिन, इसमें लिखा मैंने प्रतिपल। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हमारे जिन्हें हम अव्यय बुलाते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको सिर्फ 2 दिए हैं। प्रति, जो प्रति है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रतिपल हर पल, ठीक है, यानी दिन दिन प्रतिपल, ये हो गए हमारे प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिपल हर पल, ठीक है। तो जिसमें प्रति शब्द है, मुझे ये बता दो आप, सिर्फ जो प्रति शब्द है क्या तुम इसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मैंने कहा यद्यपि, ठीक है, यद्यपि, यदि शब्द को आप कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। न तो उसको हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कर सकते हैं, यानी कि अव्यय वो शब्द होते हैं जिनको हम न वचन की दृष्टि से बदल सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम उनको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन सीधी सी, पूर्व पद जो अव्यय होगा और संपूर्ण पद एक अव्यय की तरह काम करेगा, प्रतिदिन, प्रतिपल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे। चलिए जानते हैं, बढ़ते हैं आगे दूसरे वाले समास की तरफ। सेकंड समास हमारा यानी दूसरा है कर्मधारय समास, ठीक है। अब कर्मधारय समास बेटा कर्म और धारय यानी धारण करना, ठीक है। डेफिनेशन इसकी है जिस समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण और विशेष्य या फिर उपमा और उपमान और उपमेय का संबंध जिसमें पाया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखना। उत्तर पद प्रधान होगा, विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय का संबंध मिलेगा। अब विशेषण और विशेष्य का कैसे मिलेगा? उत्तर पद प्रधान होने का मतलब मैंने तुम्हें पीछे भी समझाया था, यानी दूसरा पद उसके अंदर प्रधान मिलेगा। देखिए अब ध्यान से देखना इधर, विशेषण और विशेष्य। विशेष्य वो होता है जिसके बारे में जिक्र किया जाए, जैसे मैंने आपको बोला नील गाय, नील गाय, तो गाय कैसी है? गाय के बारे में जिक्र हो रहा है ना, गाय के बारे में बात हो रही है। जब गाय के बारे में बात हो रही है तो गाय के रंग के बारे में बात हो रही है। नील गाय, तो गाय का रंग कैसा है? नीला है, गाय का रंग नीला है, ठीक है। नीला जो है, नीला रंग उसकी विशेषता को बता रहा है और गाय जो है विशेष्य हो गया जिसके बारे में बात हो रही है। मिर्च, मिर्च के बारे में बात की मैंने, हरी मिर्च या लाल मिर्च, ठीक है, तो मिर्च इसमें प्रधान हुई, हरी मिर्च, यानी हरी उसकी पहचान बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है, तो ये विशेषण होगा, ठीक है। इतना हमने जाना कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा, किस प्रकार से होगा उत्तर पद प्रधान, और साथ ही साथ बेटा आप को एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें उपमान और उपमेय का संबंध कैसे दर्शाया जाता है। मैंने कहा कमल नयन, नयन कैसे हैं? नयन यानी नेत्र, आँखें, आँखें जो है उसकी कमल के समान है, यानी इसकी समानता, उसकी तुलना, तो कमल के समान नयन, ठीक है, यानी उस लड़की के नयन कैसे हैं? मैंने कहा उस लड़की के नयन कमल के समान हैं, ठीक है। तो मैंने कहा हिरण के जो नयन है कमल के समान है, तो हिरण के नयन कैसे हैं? कमल के समान। मैंने कहा चंद्रमुख, मुख जो है कैसा है? चंद्र के समान है, चंद्रमुख, मुख की पहचान चंद्रमुख। अगर मैं बोलती मुख चंद्र, तो मुख कैसा हुआ? चंद्र के समान हुआ। समझ गए? कर्मधारय समास की बेटा विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय, ठीक है। उपमेय को मानो बड़ा होता है, ये जान लो, जैसे इसमें कहा गया कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो
तो उप में बड़ा होता है, यहाँ से ध्यान लगा लिया करो। इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि भाई उत्तर पद प्रधान इसमें आखिर कैसे समझ में आएगा कि कमल नयन, ठीक है, नयन यानी आँखों का जिक्र हो रहा है, आँखें कैसी हैं, कमल के समान है, ठीक है। उपमेय रूपमान कौन सा होगा, जिससे जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान, यानी नयन की तुलना उपमान यानी कमल के साथ की जा रही है। इतना समझ में आया। तो बेटा देखिए आगे और कुछ सब के सब एक काम करेंगे, मुझे कर्मधारय समास के बेटा सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल लिख कर देंगे, तो जिसका सबसे यूनिक होगा उस बच्चे का नाम आपके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, आगे पढ़ते हैं। द्विगु समास, द्विगु यानी हमारा गिनती वाला समास आ गया। ये द्विगु, दिगु, देखो द्विगु गै लिखा है यानी गिनती वाला। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिस समास में जो है प्रथम पद होता है बेटा वो संख्यावाची होता है और जो उत्तर पद होता है वो हमारा प्रधान होता है, ठीक है। द्विगु यानी गिनती वाला समास, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इसी से पता चल जाएगी। प्रथम संख्यावाची यानी काउंटिंग उसमें दिखाई जाएगी, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है उसमें। मैंने कहा चौराहा, ठीक है, चौराहा रास्ता कैसा है, चार राहों, चार दिशाओं वाला, यानी कि चार राहों का समूह। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची, उत्तर पद प्रधान, साथ में समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग होगा। मैंने कहा सप्ताह, सप्ताह ये सप्ताह यानी सात, चौराहा यानी चार, अठन्नी आठ आनों का समूह, ठीक है। नवरात्रे यानी 9 रातों का समूह। तो चार राहों, राहें क्या है इसमें, उत्तर पद हुई, रास्ता उत्तर पद हुआ यानी इस, ठीक है, और उत्तर पद इसमें प्रधान हुआ। तो उत्तर पद के बारे में बता रहे हैं ना, रास्ते के बारे में जिक्र हो रहा है कि रास्ता कैसा है, चार राहों वाला है। सप्ताह दिन कितने हैं, अब कितने दिनों का समूह है, अब की बार 7 दिनों का समूह है भाई, जिसे हम सप्ताह बुला रहे हैं, ठीक है। द्विगु समास बहुत आसान है समझना बेटा, अगर आप समझते हो। प्रथम पद संख्यावाची, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। प्रथम पद जो है संख्यावाची यानी काउंटिंग 4 7, ठीक है। दशक 100 दशकों का समूह, 100 सालों का समूह। ऐसे ही हम अगला समास पढ़ेंगे जो कि काफ़ी कठिन है, ठीक है, लेकिन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं समझ सकते हैं, उनके लिए कठिन नहीं है। तो देखिए तत्पुरुष, तत् माने वह, पुरुष पुरुष यानी इंसान, पुरुष यानी आदमी, वह पुरुष। तो तत्पुरुष समास जो है बेटा खुद अपने आप में एक एग्जाम्पल है। पुरुष यानी कि इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में जो प्रधान कौन सा होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा, उत्तर पद, ठीक है। और इसमें कारक की जो है 6 विभक्तियाँ मिलेंगी। कौन सी, 6, प्रथम की और अंतिम को छोड़कर इसमें जो है, और इसमें कारक की विभक्तियों का लोप मिलेगा यानी छुपी हुई मिलेंगी जब हम इसमें से देखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए बेटा, तत्पुरुष समास की डेफिनेशन उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है, और कारक की 6 विभक्तियों का इसमें लोप मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमने बताया कि तत्पुरुष समास अकेला नहीं है, इसके साथ 6 लोगों का पूरा झुंड चलता है, ये कह सकते हैं हम। ध्यान रखेंगे तत्पुरुष समास अकेला नहीं होता, कारक की 6 विभक्तियों के साथ इसका नाम जाना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है ना कारक की विभक्तियाँ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए पदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन हे अरे। लेकिन हम इसमें ना तो कर्ता का प्रयोग करेंगे और ना ही इसमें हम करेंगे संबोधन का प्रयोग। ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास, ये कर्ण, ये संप्रदान और ये अपादान और ये संबंध और ये 6 नंबर पे हमारा अधिकरण। तो इसको याद करना हमें बहुत ज़रूरी है। कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है, यानी कर्म तत्पुरुष समास में यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मैंने कहा कर्ण से रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ठीक है, वो व्यक्ति पीड़ित किससे है, रोग से पीड़ित है, यानी पीड़ित प्राप्त करना, क्या, यश प्राप्त करना। पीड़ित किससे है, रोग से है, ठीक है। संप्रदान के लिए यानी स्नान घर, स्नान के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। अपादान तत्पुरुष समास पे आते हैं
अपादान तत्पुरुष समास में भी से आएगा। ठीक है, अब अपादान तत्पुरुष में से आया तो अलग होना, से द्वारा अलग होना। मैंने कहा रोग मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त। मैंने यहाँ भी आपको बताया रोग पीड़ित, यहाँ भी से आया। आप कहोगे मैम यहाँ भी से आ रहा है, मैम यहाँ भी से आ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस बेटा ये है कि कर्ण से और अपादान से अलग होना और कर्ण से जुड़ा होना। यानी जो रोगी है वो रोग से पीड़ित है कर्ण तत्पुरुष समास में, और अपादान तत्पुरुष समास में रोगी ठीक हो जाता है, यानी वो रोग से मुक्त हो जाता है। जब चीज़ें अलग हो जाती हैं तो हमारा आता है अपादान तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, ऋण मुक्त यानी कर्जे से मुक्त, सेना निवृत्त, सेना से निवृत्त यानी कि वो रिटायर आ चुका है। ठीक है, संबंध यानी रिश्ता बताया जाता है संबंध तत्पुरुष समास में बेटा का, के, की के द्वारा। मैंने कहा राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र, भारत पुत्र, भारत का पुत्र, जिसमें आपको रिलेशन नजर आए का, के, की के शब्दों के द्वारा, वहाँ पे होता है हमारा राजपुत्र। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले बेटा कर्मधारय समास के कौन कौन बच्चे एग्जाम्पल लिख के मुझे देते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलेगा। और जितने बच्चों को ये समझ में आ रहे हैं ना, वो मुझे थम्स अप देके दिखा के भेजेंगे कि मैम हमें समझ में आया है ये। ठीक है, और अधिकरण यानी में पर, अधिकरण में पर। ठीक है, मैंने कहा घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये तत्पुरुष समास था। अगर इसको आप लिख कर कॉपी के अंदर अपना देखते हैं तो बेटा ये आपको सारा समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। चलिए अगला जो है हम जानते हैं, हमारा जो है ना 5 नंबर वाला और 6 नंबर वाला 5वां समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, सबसे इजी है। द्वंद्व समास में आपको या शब्द नज़र आएगा, अथवा और एवं और इन चीज़ों का आपको लोप मिलेगा, यानी छुपे हुए मिलेंगे, और इसकी जगह आपको मिलेगा योजक चिन्ह। ठीक है, द्वंद्व समास की डेफिनेशन जानेंगे। द्वंद्व समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, ना तो पूर्व पद गलती से द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, अभी पीछे मैं आपको बहुब्रीहि समास की बताने लग गई डेफिनेशन, लेकिन द्वंद्व समास में बेटा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, जैसे आपके घर में मम्मी पापा होते हैं ना, माता और पिता, मम्मी की भी माननी पड़ती है, पापा की भी माननी पड़ती है, तो माता पिता यानी कि माता और पिता। लेकिन बीच में योजक चिन्ह जहाँ पे भी आए, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अब योजक चिन्ह की जगह जब हम समास विग्रह करते हैं, या तो या शब्द आता है, या अथवा आता है, या और आता है, या एवं आता है। मैंने कहा सुख दुख, सुख या दुख, हानि या लाभ, हानि अथवा लाभ। ठीक है, इन चारों को याद रखो, योजक चिन्ह की जगह इनको प्रयोग किया जाता है, और ये जो होता है हमारा योजक चिन्ह होता है, जो माता और पिता के बीच में मैंने लगाया है। ठीक है, अगला जानेंगे हम बहुब्रीहि समास यानी बाहुबली समास, सबसे बड़ा समास जिसको कहेंगे। परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो तत्पुरुष समास है, लेकिन बड़े समास के नाम से जाना जाए तो बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि। जल्दी से बोलेंगे मेरे पीछे, कौन सा? बहुव्रीहि समास। कैसा समास है? बाहुबली समास। इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है बेटा, बल्कि कोई अन्य यानी बाहर वाला आके इस पे कब्जा जमा के रखता है। ये बाहुबली समास है, यानी अन्य पद प्रधान होता है इसमें। मैंने कहा गजानन, गजानन, ठीक है, गज है आनंद जिसका, यानी कि जो गज है आनंद जिसका, यानी गणेश जी। गणेश जी का सर कैसा है? कैसा है? गज यानी हाथी के जैसा है ना। गणेश जी का जो सर है वो हाथी के जैसा है। मैंने कहा दशानन, 10 है आनंद जिसके। किसके हैं 10 सर? रावण के, यानी किसी साधारण पुरुष के तो नहीं है ना, किसी साधारण इंसान के। ठीक है, यानी कोई प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है संसार में। गणेश जी प्रसिद्ध है, रावण प्रसिद्ध है, विष्णु प्रसिद्ध है। ठीक है, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता गांधी जी। लौह पुरुष किसके नाम से जाने जाते हैं? जल्दी बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि लौह पुरुष
क्या लोह पुरुष जो हैं बहुव्रीहि समास है, और लोह पुरुष को हम अगर तोड़ के लिखते हैं यानी उसका विग्रह करते हैं, और जो अन्य पद प्रधान आएगा लोह पुरुष किसे कहते हैं। कितने बच्चों के लास्ट में देखते हैं कमेंट आते हैं, किस किस को पता है। फटाफट से चलिए चैनल पे आइए, वीडियो देखिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा उसके लिए भी बताइए, ठीक है। तो आज की वीडियो, आज के समास यहीं पे समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच।